नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए पापा ने मेरी माँ की मदद के लिए मौसी को घर बुला लिया। मेरी मौसी बहुत खूबसूरत लड़की थी और अब तक कुंवारी भी थी। मौसी मेरी और पापा की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। मेरी मौसी बेहद खूबसूरत थी। एक दिन जब पापा ऑफिस गए थे, तब मौसी मेरे कमरे में आई। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संजय है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ पहले से ही बीमार थी और मेरी माँ का लगभग 20 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। मौसी का इस तरह हमारे घर आना सच में एक मदद थी। वह मेरी माँ की छोटी उम्र की करीबी दोस्त थी। वह मम्मी से ज्यादा खूबसूरत थी। मौसी ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और मम्मी का ध्यान भी रखा। एक रात जब हमारा डिनर हो चुका था, तब पापा ने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं उनके मोबाइल को देखना चाहता था। जब मैं हॉल में बैठा उनका फोन देख रहा था, तब मैंने देखा कि पापा मौसी को अपने कमरे से बाहर लाते हुए आ रहे थे। मौसी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो। इसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पापा ने मौसी को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया था। मैं कई बार मौसी को पापा के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और मैं उसकी हालत देखकर चिंतित था। लेकिन मौसी और पापा के बीच जो हो रहा था, वह मेरी समझ से परे था। उस दिन जब मैंने पापा के कमरे से अजीब आवाजें सुनी, तब मैंने अपने कमरे में न जाकर हॉल में बैठकर मौसी के बाहर आने का इंतजार किया। मुझे पता था कि वह पापा के कमरे से बाहर आएंगी, इसलिए मैं हॉल में बैठा रहा। काफी समय बाद मौसी पापा के कमरे से बाहर आई और मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। पसीने से भीगी थी। वह बिना किसी और देखे अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मौसी पापा के कमरे में क्यों गई थी, इसलिए मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मौसी अपने कपड़े ठीक करने में लगी थी। वो इतनी थकी हुई लग रही थी कि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही मौसी दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और थोड़ी दंग रह गई। मुझे उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मौसी से पूछा, तुम मेरे पापा के कमरे में क्यों गई थी? और वहां से जो जब आवाज आ रही थी, वो क्या थी? तब मौसी कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से मेरे पापा आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, संजय, रात के 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम अपनी मौसी को बेवजह सवाल क्यों कर रहे हो? रात को खाना खाने के बाद मैंने तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। फिर तुम हॉल में क्यों बैठे हो? लेकिन पापा ने मौसी को कुछ नहीं कहा। मैं पापा पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात भर मौसी और पापा एक ही कमरे में थे, ये मुझे नहीं पता था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय मैं पापा से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को मौसी के सामने बेवजह डांटा था। मेरी खूबसूरत और मॉडल जैसे मौसी के सामने पापा ने मुझ पर गुस्सा किया था। उस समय मौसी ने मुझे समझते हुए मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फिराया। पापा तब मौसी की तरफ देखने लगे और उनकी नज़र मौसी पर पड़ी। मौसी बोली, संजय, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और मुझे पता है कि तुम्हारा नाक क्यों लाल हो गया। पापा ने रात को तुम्हें मेरे सामने डांटकर तुम्हें नाराज कर दिया है। मौसी ने पापा से कहा, संजय अब बड़ा हो रहा है, इसके साथ ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार डांटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सॉरी नहीं कहा था। पापा के मुंह से सॉरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत पापा को माफ कर दिया। इसके बाद हम तीनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। पापा ने मम्मी के लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ समय बाद पापा अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद भी मेरा नाश्ता जारी रहा।
पापा के जाने के बाद मौसी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और मौसी के कमरे में जाकर उनसे बात करने लगा। मैंने मौसी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह मुझे सामने खड़ी दिखी। वह अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसने मुझे अपने कमरे में आते हुए ध्यान से देखा और फिर आवाज़ देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, संजय, अब दरवाजे पर खड़े होकर मेरी खूबसूरती की ताक झांक मत करो। आओ, अंदर आओ। जब मैं मौसी के कमरे में गया तो सच में उसकी खूबसूरती दरवाजे से जागने में जो मैंने देखा था वह और भी ज्यादा अद्भुत थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना मेरे लिए कुछ खास था। मैं मौसी को एक टक देखता रहा और उसके कमरे में गुलाब की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। वह सुगंध में एक जबरदस्त आकर्षक था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं उसकी खूबसूरती को ध्यान से देख रहा था। तब मौसी ने फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। उसने कहा, संजय, सच में क्या तुम मेरी खूबसूरती पर ही ध्यान देने आए हो? मैंने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं मौसी, मेरे मन में तुमसे एक सवाल है। वह सवाल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी तरह तरह की बातें करती हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। मौसी बोली, संजय, ऐसी भाषा में बात करना बंद कर दो। जो कहना है सीधे सीधे कहो। फिर मैंने इनसे पूछा, आपने कैसे जाना कि मैं पापा से नाराज हूँ? ये जानने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मौसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फिर से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, संजी, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानती हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छे से पता है। कभी कभी तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हो और कभी बड़ी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हो। मूसे का जवाब सुनकर मैं शॉक में चला गया, क्योंकि वह मुझसे बेहतर जानती थी। उसने मेरे स्वभाव के बारे में जो कुछ कहा था वो एकदम सही था। जब मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं मौसी के कमरे से बाहर जाने लगा। तब मौसी ने मुझे रोका और कहा, संजय, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं करोगे? मुझे अपने दाहिने पैर पर एक ब्रेसलेट पहनना है और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मौसी। उसने कहा। उसने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया। जैसे ही मैं मौसी के पैरों के पास बैठा, मेरी नज़र उसके पैरों पर चली गई। उसकी वह पायल उसके गोरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैंने उसे पायल पहनाई तो कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से पायल पहनाई और फिर तुरंत अपने उनके कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद मुझे मौसी की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे रोज क्लास में छोड़ने आती थी और अब उसने मुझे फिर से आवाज़ दी। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आया। मौसी ने माँ की स्कूटी ली थी ताकि मुझे क्लास छोड़ने चल सके। वह उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। मैंने उससे पूछा, मौसी, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें क्लास छोड़ने के बाद मुझे आगे मार्केट जाना है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी है और तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। बात करते करते हम स्कूल तक पहुँचे। मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वो आगे मार्केट जाने के लिए निकल गई। जब मेरा क्लास खत्म हुआ तब मौसी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए मैं चलकर घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पापा अभी ऑफिस से नहीं आए थे और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मौसी से पूछने गया कि खाने के लिए क्या है। जब मैं उसके कमरे में गया तब मैंने उसे विभिन्न कपड़े बदलते देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मौसी दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने आज अपनी खरीदारी के लिए काफी अच्छे और महंगे कपड़े खरीदे थे। उसके बिस्तर पर कई छोटे छोटे कपड़े रखे थे और वह फिर से बार बार अपने नए कपड़ों को बदलकर देख रही थी। मैंने कहा, मौसी, ये कपड़े तुमने खरीदे? तब मौसी ने कहा, इनमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है? मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा दिया और खुद बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। फिर अचानक मौसी के मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत बाथरूम में गया।
देखा कि उनके हाथ में एक्सीडेंटली शर्ट खुल गया था, जिससे वो पूरी तरह से भीग गई थी। वे मुझसे कह रही थी कि शावर बंद कर दूं, लेकिन उस समय मुझे उसकी बात पर ध्यान नहीं था। आखिरकार मौसी ने मुझसे कहा, थोड़ी दूरी बनाकर शावर बंद कर दिया। जब वह मुझसे दूर हुई तो मैंने उसे एक टक देखना शुरू किया, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं जब बाथरूम से बाहर आया तब बाहर पापा की आवाज सुनाई दी। उनके बाद से तुरंत मैंने मौसी के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मौसी ने जाते जाते मुझसे पूछा, अरे संजय, मुझे जवाब देना मत बोलना कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, तुम अभी जो ड्रेस पहने हुए हो उसमें तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर मैं उनके कमरे से बाहर निकल गया। पापा के देखने से पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पापा से बात नहीं करनी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तब मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, लेकिन पापा वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरी नज़र मौसी के कमरे पर गई और वहाँ भी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मौसी अब भी उसी नाइट गाउन में खड़ी थी, जिसमें वह दोपहर में पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा इतनी रात को मौसी के कमरे में क्या कर रहे हैं। पापा का हाथ मौसी के कंधे पर नजर आया, जैसे वो कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने लगे। मैंने वहां से हटने का फैसला किया। पापा जल्दी से बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। मैं फिर से मौसी के कमरे में झांकने लगा। वह अपने बिस्तर पर चेहरा हाथ में लिए बैठी थी। उसकी खैरियत पूछने के लिए मैंने उसके कमरे में कदम रखा, और जब मैं अंदर गया तो दरवाज़ा बंद कर दिया। मौसी ने मुझे देखकर कहा, संजय, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे गप्पे मारने आया हूँ। मौसी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बस ऐसा कहकर उसने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। मैं मौसी से पूछना चाहता था कि पापा यहाँ क्यों आए थे, लेकिन मैं उसे ये सवाल नहीं पूछ पाया, क्योंकि जब भी मैं उससे ये सवाल पूछता कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता था। मैं उनके साथ बस बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे एक और सवाल पूछूंगा। मैंने कहा, मौसी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम इतने सुंदर हो, फिर भी अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोली, संजय, मैं शादी न करने का बहुत बड़ा कारण है। शायद तुम इसे समझ नहीं पाओगी। अरे, मुझे मंगल है और मंगल वाली लड़की को मंगल वाली लड़के से ही शादी करनी चाहिए। आज तक मुझे मेरे जैसे मंगल वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने कहा, मुझसे तुम मेरी माँ की इतनी गरीबी दोस्त हो, तुम्हें कभी ना कभी ऐसा तो लगा होगा कि तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। उसने कहा, अरे, तुम्हारी माँ का परिवार तो मेरा ही परिवार है, और अचानक उसका चेहरा भारी हो गया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी पति की भी जरूरत महसूस होती है। पर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा, मौसी, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। तुमने ही तो पापा को बताया था कि इस घर में तुम ही एकमात्र हो जिनके पास मेरे लिए दिल की बात कहने का समय है, क्योंकि पापा के पास तो मुझे समझने का समय नहीं है। वह बोली, अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोटा क्यों समझते हैं। फिर उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझ पर प्यार लुटाए। जब वो बातें कर रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता था मौसी हमेशा ऐसे ही ट्रिप टॉप रहती है, इसलिए मेरे पापा उनके पीछे रहते हैं। मौसी फिर बोली, संजय, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने मौसी से कहा, मौसी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी बढ़ती उम्र की बात कर रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा।
मुझे सब कुछ तुम्हें समझाकर बताना होगा। फिर वो उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वो वापस आई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाकर वो गिलास मुझे दिया और एक गोली भी दी। मूसी ने कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो। ये गोली लेते ही तुम्हें कुछ और महसूस होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह नींद में उठते ही देखा कि मैं अकेला ही सोया हुआ था। पापा ऑफिस से चले गए थे। फिर दोपहर में मैं मौसी के कमरे में गया। अब भी वो तैयार होकर फोन देख रही थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रोका और कहा, तुम्हें पहले एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पापा को मुझसे शादी के लिए मनाना होगा। तुम्हारे पापा को एक अच्छी बीवी और तुम्हें ख्याल रखने वाली माँ की जरूरत है। अगर मैं इस घर में स्थायी रूप से रहने आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखूंगी। अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अपने पापा के अकेलेपन का दुख को समझना चाहिए। मौसी बहुत समझदार थी और वह मुझसे साथ साथ पापा को भी खुश करने की सोच रही थी। मैंने मौसे से कहा कि मैं उसे अपनी माँ बनाना नहीं चाहता। तब उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अपने पापा को मुझसे शादी के लिए नहीं कहा तो मैं रात में जो कुछ भी हुआ था वो सब तेरे पापा को भी बता दूंगी। मैं उनकी बात पर हंस पड़ा। उसे मेरी हंसी का कारण समझ नहीं आया। मैंने कहा, मौसी, तुमने मेरे पापा को कुछ भी बताया तो वह तुम पर ही विश्वास नहीं करेंगे। उल्टा वह तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। फिर मैंने गुस्से में पापा को फोन करके बताया। अगले मिनट में पापा मौसे के कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मौसी शॉक हो गई। उन्होंने पापा को बताना शुरू किया कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन पापा ने मूसे की बात पर विश्वास नहीं किया। पापा बोले, संजय को सब कुछ बताएं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, किस लिए आई हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए संजय का भी इस्तेमाल कर रही हो। मैं बार बार पापा और मौसे को एक साथ कमरे में जाते हुए देख रहा था। मैंने पापा से पूछा कि वो मौसी के कमरे में क्या करते हैं। तब पापा ने बताया, वो मौसी को रात में मेरी माँ के लिए ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे। वह जो चिल्लाने की आवाज थी वो मेरी माँ की थी, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था। मौसी को पापा पर एक तरफा प्यार था और इसलिए आज तक शादी नहीं की थी। मौसी माँ की अच्छी दोस्त थी और ताकि उनकी दोस्ती ना टूटे, पापा ने मौसी का सच माँ से छुपा रखा था। मौसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाना सही होगा या गलत। उसने माँ की जिंदगी खत्म होने का सोचकर पापा से शादी करने की साजिश रच रखी थी। जब पापा ने शादी से मना कर दिया तो मौसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि रात को मेरे साथ मौसी ने कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने पापा को फोन करके सारी बातें बताई थी। जब मैंने उन्हें बताया तब पापा ने मुझे खामोशी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि उसका प्यार मुझ पर है। उसने वो नींद की गोली मुझे फंसाने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं खाई, इसलिए उसने वो गोली तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल की। पापा ने बड़ी समझदारी से आज अपने परिवार को बचा लिया था। मौसी अपने दोस्त की बीमारी को लेकर पापा पर प्यार करने लगी थी, लेकिन पापा ने माँ के बुरे समय में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। माँ के दोस्त ने दोस्ती में विश्वासघात किया था। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो बुरे समय में साथ दे, ना कि बुरे समय में सिर्फ अपना फायदा देखने वाली हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।